गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित नंद प्रकाश आज फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको सभी का वेलकम करता हूँ। आज हम फिर टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन, वहाँ से स्टार्ट किया था और उसमें हमने कई सारे उसके बारे में पढ़ा था। हमने अफेक्टिव डोमेन और इसके 3 और 4H कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। आज हम उसको आगे चलते हैं। शिक्षा के भी 3 उद्देश्य सत्यम, शिवम, सुंदरम हैं, जिनका शिक्षण के तीनों उद्देश्यों ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक से क्रमशः घनिष्ठ संबंध है। बालक द्वारा सत्यम उद्देश्य की प्राप्ति में हेड, शिवम उद्देश्य की प्राप्ति में हार्ट तथा सुंदरम की प्राप्ति में हैंड का उपयोग किया जाता है। शिक्षा तथा शिक्षण के ये सभी उद्देश्य समग्र रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब की व्याख्या एवं संबंध को इस चित्र द्वारा स्पष्ट रूप में समझ सकते हैं। देखिए, चाइल्ड, ठीक है, बात की थी हमने पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य की, तो सत्यम उद्देश्य से हमने उसमें कैसे बात की थी। हेड है कॉग्निटिव थिंकिंग और नॉलेज। फिर शिवम उद्देश्य की तो हार्ट, अफेक्टिव, इमोशंस एंड एप्रिसिएशन। अब बात करते हैं हम सुंदरम उद्देश्य की। सुंदरम उद्देश्य में क्या आएगा? हैंड, कोनेटिव, एक्शन, स्किल। यहाँ पर ये तीनों इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। दिस डायग्राम विल वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्स द एक्टिविटीज ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। विशिष्ट उद्देश्यों के चयन में अनेक प्रकार की कसौटियों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अत्यधिक सीमित उद्देश्य ही अधिक पसंद होते हैं, जिन्हें निश्चित समय में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में इन तीनों उद्देश्यों पक्षों का अलग अलग रूप से में वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण को निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम तालिका देखते हैं। तो पहला है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा हमारा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा हमारा क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन को ब्लूम 1965 ने दिया था। इसको हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? KCAASE। मतलब आइए नीचे देखते हैं। हमने ऊपर शॉर्ट में लिख दिया, नीचे भी देखते हैं। पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण सिंथेसिस, छठा मूल्यांकन इवैल्यूएशन। तो ये 6 कैटेगरी हैं जिनसे अच्छे से हम ऑब्जेक्टिव्स को गेन कर सकते हैं।
दूसरा है हमारा भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। इसको ब्लूम एंड कर्थवाल ने 1964 में दिया था। इसको भी 6 कैटेगरी में डिवाइड रखा गया है। वो 6 कैटेगरी कौन सी है? RRV, COC, ठीक है। तो ऊपर हमने शॉर्ट में लिखा है। इसका पहला मतलब है ग्रहण करना, रिसीविंग। दूसरा अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। तीसरा अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। चौथा प्रत्यक्रीकरण, कॉन्सेप्टुलाइजेशन। पांचवा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। छठा चरित्र निर्माण, कैरेक्टराइजेशन। अब तीसरा है हमारा क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन, जिसे सिम्पसन ने 1969 में दिया था। इसको भी 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी? IM मैक, ठीक है, मैक। तो बात करते हैं। पहला है हमारा उद्दीपन, इम्पल्सन। दूसरा कार्य करना, मैनिपुलेशन। तीसरा नियंत्रण, कंट्रोल। चौथा समायोजन, कोऑर्डिनेशन। पांचवा स्वाभाविकरण, न्यूट्रलाइजेशन। और छठा है आदत पड़ना तथा कौशल निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। तो ये हमारे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण था। अब इसी को हम विस्तार से आगे देखते हैं। छात्र अध्यापक अपने शिक्षण के नियोजन में मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का ही प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कक्षा का शिक्षण द्वारा एक अध्यापक मुख्यतः ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की ही प्राप्ति कर पाता है। इसलिए उपयोगिता की दृष्टि से इस पक्ष के उद्देश्यों का ही विस्तार से वर्णन किया गया है। कॉग्निटिव उद्देश्य या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला है हमारा उसमें नॉलेज। तो वैज्ञानिक तथ्यों, शब्दों, नियमों तथा सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना बालक को। इसमें 3 है विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान देना। दूसरा है साधनों तथा स्रोतों का ज्ञान देना। तीसरा मौलिक तथा अमूर्त तथ्यों का ज्ञान देना। दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन, प्राप्त किए गए ज्ञान के संबंध में समझ, बोधगम्यता होना। इसमें 3 क्षमताएं सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? अनुवाद करना, ट्रांसलेशन। व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन। उल्लेख करना, इंटरप्रिटेशन। अब तीसरा है एप्लीकेशन, सीखे गए ज्ञान का नवीन या विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करना। इसके अंतर्गत आते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। निदान करना, डायग्नोसिस। प्रयोग करना, एप्लीकेशन। अब चौथा है हमारा एनालिसिस, सीखी गई विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों का विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत क्या है देखते हैं। तत्वों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। संबंधों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रिलेशंस। नियमों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑब्लिक थ्योरम्स। अगला है सिंथेसिस, विभिन्न तत्वों को नवीन ढांचे या संरचना में समान्वित करके संपूर्ण का निर्माण करना तथा अमूर्त संबंधों की खोज करना। अगला है इवोल्यूशन, आंतरिक तथा बाह्य मानदंडों क्रिएशन के आधार पर निर्णय करके सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। डॉक्टर वी.एस. ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 वर्गों कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। प्रत्येक वर्ग एक निश्चित क्रम में वर्गीकृत है। ब्लूम ने प्रत्येक वर्ग को कठिनाई स्तर
कठिनाई या क्रम के ऑर्डर के आधार पर आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर अर्थात कठिनाई स्तर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया है। संज्ञानात्मक पक्ष के विभिन्न वर्गों के चढ़ाव क्रम हायरार्किकल ऑर्डर को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे देखते हैं। पहला है हमारा नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रीहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। नॉलेज हमारा लोएस्ट लेवल है और एनालिसिस हमारा मिडिल लेवल है, इवैल्यूएशन हमारा हाईएस्ट लेवल है। तो ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि इवैल्यूएशन से हम हाईएस्ट लेवल से लोएस्ट लेवल तक आएंगे। तो ये हमारा हायरार्की ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट ऑर्डर है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का। आज के लिए इतना ही।